अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर बलूचिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों की तशवीश है। वहाँ से आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से जंग की खबरें आ रही हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है। दहशतगर्दों ने हमले किए और उसमें काफ़ी भारी नुकसान उन दहशतगर्दों ने उठाया है। और इसके जवाब में पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से उनको क्या पैगाम दिया गया है। पैगाम आया है बलूचिस्तान से और यही हमारी आज की अहम खबर है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का दिल है, धड़कता है पाकिस्तान के साथ, उसमें सिचुएशन इतनी ख़राब हो तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को तशवीश तो होगी। ख़ास तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहिद रिंद साहब ने, जो मुआवन वज़ीर आला बलूचिस्तान है बराए मीडिया और सियासी अमूर। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर साहब। सब ये जैसे मैंने बताया कि हमारी आज की अहम खबर ये है कि पाकिस्तानियों में तशवीश है बलूचिस्तान के बारे में। वहाँ बड़े अरसे से एक जंग जारी है दहशतगर्दों के साथ, लेकिन पिछले 2 दिन में तो 145 दहशतगर्द मारे गए हैं। अगर नंबर्स की तरफ हम देखें तो कितनी बड़ी कामयाबी है ये, और क्या, चलिए ये बताएं कितनी बड़ी कामयाबी है। अफसर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आप जब ये सवाल आपने किया कि कितनी बड़ी कामयाबी है, तो कंपैरेटिवली ये जो फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन्होंने आज से चंद माह कबल भी एक हैरोफ के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, और जो गुज़िश्ता 48 घंटों में था उसे हैरोफ 2 के नाम से लॉन्च किया। हैरोफ 1 जब हुआ था अफसर साहब, आपको भी याद होगा, उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की थी लजबेला में और मूसा खेल में कुछ हमले किए थे। और आपको याद होगा कि मूसा खेल में जो है मासूम मजदूरों को निशाना बनाया गया था जिनका ताल्लुक पंजाब से था। हैरोफ 2 जब लॉन्च हुआ अफसर साहब, हैरोफ 2 के लॉन्चिंग की इंटेलिजेंस इंटीमेशन या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन किसी हद तक हमारे पास मौजूद थी, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस वाकये से 48 घंटे पीछे चले जाएं तो पंजगूर और शाबान के इलाकों में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए उसके नतीजे में 41 दहशतगर्द मारे गए। और जिस वक्त हैरोफ 2 लॉन्च हुआ उसमें बेसिकली सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग इन्होंने क्वेटा सिटी को यरगमाल बनाने की कोशिश की, तो बलूचिस्तान की जो पुलिस है उसने, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले बिलखुसूस हसास इदारे हैं, उन्होंने न सिर्फ इनको कर्टेल करने की कोशिश की, बल्कि जहां जहां पर ये क्वेटा सिटी में सरफेस हुए वहां पर इन्हें वहां से डिस्पर्स करने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुई। और जो मेन कितनी बड़ी है ये, देखिए इतनी बड़ी कामयाबी है अफसर साहब, क्योंकि आप इन तमाम चीजों को रिपोर्ट करते रहें। बलूचिस्तान में किसी भी दहशतगर्द हमले की सूरत में हमें कभी भी इतने बड़े नंबर्स में दहशतगर्दों को मारने के फिगर्स हमारे सामने नहीं आते। इस बार हम चूंकि तैयार थे, हमें अंदाजा था कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से अटैक्स करने, और मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि शाबान और पंजगूर की इंटेलिजेंस हमें मिली तो उस पर हमने कार्रवाई की। उसके अलावा क्वेटा में भी हम हाई अलर्ट पर थे, जिसके नतीजे में उनका जो टारगेट था रेड जोन में दाखिल होने का, उसे हमने नाकाम बनाया। अगर आप वो विजुअल्स देखें जिसमें बलूचिस्तान पुलिस का एक जवान आखिरी लम्हे तक, वो इस वक्त जख्मी है, चीफ मिनिस्टर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसे जो हाईएस्ट अवार्ड्स है उसके लिए नामजद कर रही है। वो आखिरी लम्हे तक, जब तक कि उसने खुद को एक्सप्लोड नहीं किया गाड़ी में सवार खुद को हमलावर ने, उस वक्त तक वो जवान उस पर फायरिंग करता रहा ताकि उसे रेड जोन में दाखिल होने से रोक सके। क्योंकि एक चीज याद रखिए, रेड जोन सिर्फ एक एरिया नहीं है, वो गवर्नमेंट की मशीनरी का मरकज है। उसे वो हिट करके ये साबित करना चाहते थे कि हम यहां भी दाखिल हो सकते हैं, जिसे नाकाम बनाया गया। तो इसमें लेकिन इतलात आई है कि रेड जोन में वो घुसे हैं और हॉस्पिटल के बाहर तक भी पहुंच गए हैं, ये दुरुस्त है इतलात? नहीं, ऐसी कोई इत्तला दुरुस्त नहीं है। वो विजुअल्स अगर मैं आपको भेज सकूं जिसमें रेड जोन की तरफ जो गाड़ी बढ़ रही है उसे बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार ने रोका, और चंद लम्हों के लिए, वो लाजमी सी बात है, सिविल हॉस्पिटल क्वेटा के कुछ एरिया में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डिस्पर्स किया, और रेड जोन में कोई अच्छा, आपने कहा आपने कहा ये बड़ी कामयाबी है, तो क्या जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं बलूचिस्तान में, अब उसमें आप समझते हैं कि कमी आएगी या अभी मजीद इन लोगों का पीछा जारी रखा जाएगा? अफसर साहब, आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने जो वाज़ेह तौर पर अपना रिजॉल्व जाहिर किया है और उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है, जिसको आपने अब से कुछ देर कब साउंड बाइट में भी चलाया। देखिए, बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है अफसर साहब, ये हफ्तों, दिनों या महीनों की नहीं है,
ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों की है। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों में यहाँ जो साबका सियासी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग के मामले पर न सिर्फ मुल्क की जो कौमी सियासी क़यादत है, बल्कि जो अस्करी क़यादत थी उसे भी कंफ्यूज किए रखा, कभी मुज़ाकरात के नाम पे, कभी पैकेजेस के नाम पे, कभी हुकूक की जंग के नाम पर। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की क़यादत में, जब 2013 से 18 तक वो वज़ीर दाखिला थे, तब भी वो इस बात पर वाज़ेह थे कि ये कोई हुकूक की जंग नहीं है बल्कि मुल्क को तोड़ने की साजिश है, और वो अब भी इस बात पर वाज़ेह है। और आज उन्होंने अपना रिजॉल्व जाहिर किया है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बयानात की हद तक है। अफसार साहब, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर न सिर्फ प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया है, बल्कि जो लेवीज का पुलिस में मर्जर है, ताकि उसे एक चेन ऑफ में लाया जाए। क्योंकि माजी में जब कभी भी दहशतगर्द हमला करते थे तो ये कंफ्यूजन होती थी कि लेवीज डीसी में रिस्पॉन्स सरबराही में पुलिस। एक वज़ीर दाखिला ने भी और वज़ीर आला ने भी ये बात की है कि इंडिया इसके पीछे है। क्या एविडेंस है हमारे पास कि इंडिया इसके पीछे था जो कल और परसों हुआ है बलूचिस्तान में? अफसार आलम साहब, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से अगर शुरू करूं और सानिया जाफर एक्सप्रेस के वाकयात को अगर रिपोर्ट करूं, जिसमें हमारे पास सर्कमस्टांशियल ये एविडेंस मौजूद है कि जब जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई तो वहां मौजूद हमलावरों को काबुल और कंधार और न्यू दिल्ली के जरिए सैटेलाइट राब्तों से जो है हिदायत मिल रही थी, और यही हिदायत जो है गुज़िश्ता रोज भी इंटरसेप्ट हुई हैं। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत सी चीजों की निशानदेही हो चुकी है, और आने वाले 24 से 48 घंटों में, चूंकि हमने अभी पहला फेज मुकम्मल किया है, 24 से 48 घंटों में जिन चीजों की निशानदेही हुई है हम उनके पीछे भी जाएंगे। जैसे जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, क्या कल भी कुछ ऐसी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं इन दहशतगर्दी के वाकयात के दौरान? जी देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है, और मैं अब भी आपको ये बता रहा हूं कि कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं, और उन लिंकेजेस को जोड़ते हुए हम अगले 24 से 48 घंटों में उनके पीछे जाएंगे। ठीक है, अगले 24 और 48 घंटों में ये कार्रवाई जारी रहेगी। शाहरीन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और अब हमारा प्रोग्राम, उसका तारुफ आज की टॉप स्टोरी होगी बलूचिस्तान और 1000 साल जंग की जो बात की है उस पर हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो दिफाई तजज़ियाकार हैं। उनसे बात करेंगे कि जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में बलूचिस्तान में जारी है, उसकी वजूहत क्या है और कैसे उसको काउंटर किया जा सकता है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा सुहेल आफरीदी और शहबाज शरीफ की कल इस्लामाबाद में मुलाकात होने जा रही है। इस पर अब्दुल मनान मंदोखेल जो मेंबर जिरगा के हैं, आज जो जिरगा हुआ है वहाँ पे उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वादी तिरा में जो इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसके लिए वफाक और सूबाई हुकूमत को क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। और हमारा आज का टिलेंडर होगा लाहौर मैन होल हादसा, अब पंजाब हुकूमत को क्या करना चाहिए जब पुलिस का एक बहुत ही जालमाना किरदार सामने आया है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि पाकिस्तान कैसा हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पाल सिंह बंगा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, सिख मज़हब से उनका ताल्लुक़ है। वो आज पंजा साहब गए थे हसन अब्दाल, और इसके अलावा बसंत हो रही है लाहौर में। शुरू करते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने और सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू अफसार साहब। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने ज़ाहिर बयानात सुने होंगे, ख़बरों पे आपकी नज़र भी होगी, इसलिए मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है। और अगर हम वाक़यात की तरतीब देखें तो मुझे मार्च 2025 याद आ रहा है जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, फिर उसके कुछ हफ्ते बाद ही पहलगाम वाला वाक़या हुआ जो इंडिया का फॉल्स फ्लैग था, और उसके बहाने में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, और फिर एक जंग हुई जिसमें इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा। आप बताइए, क्या अभी भी वही पैटर्न लग रहा है आपको कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है उसमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, इसको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। इंडिया का जो पहलगाम है और उससे पहले जाफर एक्सप्रेस है, ये वो कड़ियां हैं जो एक इंसर्जेंसी कह लें या एक जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, इन दोनों का जो मिलाप था कन्वेंशनल फोर्सेस का और नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज का,
जब भी अफसार साहब इस तरह की कोई पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से इनकी ये नॉन स्टेट एक्टर्स की या हाइब्रिड वॉर चल रही है, या जब भी कोई इस तरह की इंसर्जेंसी चलती है, तो उसका जो नॉर्मल हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है वो कई दफा ये होता है कि आप एट द एंड ऑफ द यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आप कन्वेंशनल फोर्सेस को यूज करते हैं, या शुरू में यूज करके कंडीशन करके फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो एप्लीकेशन हुई, मेरे ख्याल में वो ऑन द बिहेस्ट ऑफ, या उनका प्रेशर था इजराइल का इंडिया के ऊपर कि आप मिडिल ऑफ द इंसर्जेंसी कह लें या मिडिल ऑफ द एक जो आपने टेररिज्म कर रहे हैं उसके बीच में उन्होंने कन्वेंशनल अप्लाई की। दे थॉट कि बलोचिस्तान में सिचुएशन हो जाएगी, हमारे एलिमेंट्स जो वहां पे ऑलरेडी प्लेस्ड है वो एक वहां पे एक आग लगा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन हो जाएगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और आइडियल टाइम है पाकिस्तान को मजबूर करने पे। उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पॉलिसी कैप्चुलेशन कराए, न्यूक्लियर से ये पीछे हटे, कश्मीर को ये भूल जाए, और उसके बाद पॉलिसी अपनी से हट जाए। अच्छा, उसमें उनको जब नाकामी हुई तो वो दोबारा वापस गए हैं टू एनहांस द यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। और अभी जो $109 बिलियन का वो जो फ्यूचर का बजट ला रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारा चंक जो है वो इसी नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज की तरफ से जाएगा, जिसको वो जंग को एप्लीकेशन के बीच में। तो हमें इसके काउंटर के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरे मैंने पूछा था एविडेंस क्या है और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अभी तो आपको ये अगर यूके ने, कतर ने, तुर्किया ने, इंटरनेशनल कंट्रीज की तरफ से आप देख रहे हैं कि कंडेम किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दे एग्जैक्टली नो कि ये हो क्या रहा है जी। एविडेंस आपके पास है, आप अपने इनको रीजनल फोरम्स पे लेके जाएं, एक सीरियस डिप्लोमेटिक मिशन हमें भेजने चाहिए टू ऑल द मीनिंगफुल कंट्रीज, एंड खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो मेजर मैं समझता हूं कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैविंग अ chaotic अफगानिस्तान। जिस तरीके से वो यहाँ पे $7.2 अरब का वेपनरी छोड़ के गया है, chaotic अफगानिस्तान छोड़ के गया है, कोई अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किए बगैर अब उसको यूज कर रहा है इंडिया, तो हमारा उनसे बात करना बनता है कि जी आपके ये वेपन्स अभी आप देखिए। लेकिन देखें, आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि अमेरिका ने और बरतानिया ने मजम्मत की, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने नहीं की। उन्होंने जो इंडिया के साथ मुआहिदा किया है फ्री ट्रेड का, क्या उन्हें नहीं नजर आ रहा कि ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा हो इस लेवल तक, उसके साथ वो फ्री ट्रेड कर रहे हैं? इन सिंपल टर्म्स में अफसार साहब कहूंगा कि इस वक्त दुनिया को अपनी पड़ी हुई जी, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, डिसऑर्डर हो रहा है, वर्ल्ड अंडर स्ट्रेस है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर आप देख रहे हैं, रीसेट्स हो रहे हैं इस वक्त, तो सबको अपने अपने इंटरेस्ट इसमें तो फिर हम दुनिया के पास क्यों भेजें? फिर हमें खुद अपनी तैयारी बेहतरीन करनी चाहिए, ताकि अगर इंडिया दोबारा आए तो उसका इलाज सही तरीके से किया जाए। इस दफा अफसार साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, इसका तो कोई इसमें तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सेज हमने खुद ही जनरेट करने हैं। बट आपने सवाल किया था कि हमें दुनिया को क्या, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दुनिया को बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंडिया कर क्या रहा है। कल पाकिस्तान का जब रिस्पांस जाता है, या जो पाकिस्तान इनको ये जो स्पेशली ये जो बलोचिस्तान के अंदर ये जो अवामिल हैं जिन्होंने सो कॉल्ड, इनको इंटरनेशनल कवर भी हासिल है ना, कई लीडरशिप्स तो यूरोप में बिठाई हुई है उन्होंने, डेलिबरेटली बिठाई हुई है, इन्हीं के जिनके ताने बाने मिलते हैं। अफगानिस्तान ने इनकी लीडरशिप बिठाई हुई है, इंडिया ने इनकी लीडरशिप बिठाई हुई है, उनके इलाज भी हो रहे हैं, उनको फंडिंग भी हो रही है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए उनके पास जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग दिस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो ये जो मिशन लेके जाएंगे ना, सिर्फ सबूत लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि आपसे हमें क्या तवक्कुआत है, तो कम से कम आप हायर मॉरल ग्राउंड पे तो जाए ना, जब तक आप रोते नहीं है जी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि टीटीपी का और बीएलए का जो आपस में अलायंस है, इसकी मुझे साइंस या अंग्रेजी समझाएं कि आप तो ज़ाहिर तालिबान को अच्छी तरह जानते हैं कि वो तो मज़हब के नाम पे लड़ाई लड़ते थे। ये इंडियन स्पॉन्सर्ड जो हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रही है वहाँ की हुकूमत, और फिर इज़राइल की सपोर्ट है इसमें बलूचिस्तान इंसर्जेंसी में, और ईरान के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। तो बीएलए उस तरफ है और ये तालिबान तो नाम लेते थे इस्लाम का। ये इत्तेहाद कैसा है, क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे समझाएंगे ये साइंस कि ये तालिबान किस तरह के हैं? ये तालिबान जो इस्लाम का नाम लेते हैं, चलते हैं हिंदुत्व के नजरिए पे हैं, इसराइल के नजरिए पे। इसकी दो तीन वजूहात हैं जी अफसार साहब। नंबर वन, एक तो दोनों का जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है, उस दोनों के ये क्लाइंट, उसके क्लाइंट है जी, इंडिया के ये क्लाइंट है दोनों, और इनको तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ने इन तीनों को, टीटीपी को भी, बीएलए को भी। ये दोगली पॉलिसी या मुनाफकत नहीं आप इसे समझते?
मुनाफकत तो इनका रिलीजन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। आप जब तालिबान को या इनको कहेंगे दीज टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, नो कास्ट, हम सारी उम्र पाकिस्तान में बताते रहे कि ये तो तालिबान तो मुजाहिद हैं, जिहाद कर रहे हैं। इनका रिलीजन एक ही है जी, वो है डॉलर्स। इनका रिलीजन है वॉर से जुड़ी हुई टेररिज्म, इकोनॉमी, और कॉमन ऑब्जेक्टिव इनका मिल गया इंडिया के साथ टू इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें इनकी जो वॉर रिलेटेड इकोनॉमी है वो फैल फूल रही है, अपनी पावर में बैठे हुए, इंटिमिडेशन, कोएर्जन से, ताकत से वो काबुल में बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे बलोचिस्तान में बैठना चाहते हैं। तो इट इज ये इनको चीजें। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद से बात करने का। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी साहब ने, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा, बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज हो गई है और हर किस्म की असले की नुमाइश और इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। आपके ख्याल में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आज ही चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि हम अपनी जंग जारी रखेंगे जब तक कि ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। तो आपके ख्याल में मज़ीद क्या करना चाहिए, ये जो इक़दाम आज लिए हैं इसके अलावा? जी देखिए, सबसे पहले तो पूरे कौम को इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहिए कि कोई इसे जो है ना वो फाइट फॉर द राइट कह रहा है, कोई इसको जो है ना वो एक, स्पेशली हमारे नेशनलिस्ट इसको एक कंफ्यूज करते हुए कंफ्यूज नैरेटिव पूरे कौम को और स्पेशली वफाक को दे रहे हैं कि जी ये कोई हकूक़ की जंग है। ऐसे ये कोई हकूक़ की जंग नहीं है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को भी जाके धमकी दें घर से, जी आप घर से निकल जाएं अपने। या अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप घर से निकल जाएं अपने, या आप उनसे लड़ें। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई बातचीत, कोई टॉक्स, किस से बात करनी है आपने? आप दहशतगर्द से क्या बात करेंगे जाके? वो तो कहते जी आप यहाँ से निकले, आज़ाद कर दें इनको, आज़ाद डिक्लेयर कर दें। अब तो आपने क्या बात करनी है? अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि जी यस, चीज़ को कर्टेल करने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है कि पूरे बलूचिस्तान में जो है ना वो डीवेपनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ये क्योंकि हम, आपको पता है हमारे पास बहुत पोरस बॉर्डर्स हैं, तो पोरस बॉर्डर्स की वजह से हमारे इलाके में, क्योंकि ट्राइबल रीजन भी है, हम ट्राइबल सोसाइटी भी है हमारी, तो वहाँ पे वेपन को जो है ना वो एक अपने लिए एक ज्वेलरी की तरह जो है ना वो लोग कंसिडर करते हैं वहाँ के लिए, वो उनके लिए एक जेवर है उनका। तो वो वेपन हर कोई वहाँ पे कैरी करता है, लेकिन वेपन की नुमाइश जो है ना वो किसी को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है ना वो डीवेपनाइजेशन की हो या अनऑथोराइज वेपन कैरी करने के ऊपर जो है ना बिल्कुल भी पाबंदी होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेशनल कोहिजन, जो मैंने कहा जिस तरह ना एक नैरेटिव बिल्डिंग आपको ज़रूरत है उसकी। एक स्टेट आपको नेशनल एक्शन प्लान को मनोवन जो है ना वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। एक तरफ आपकी फौजें जो है ना वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रही हैं, वो अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, वो उन्होंने जमा मर्दों की तरह जो है ना आनी दीवार बन के उनका मुकाबला करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमारे अवाम में एक कन्फ्यूजन जो मैं पहले बता रहा था कि हमारे लोगों में एक वहाँ पे उनकी सिंपैथी फैलाई जा रही है। एक हमें नेशनल सिंगल नैरेटिव बनाना पड़ेगा, उस पर मनवन अमल करना पड़ेगा। हमें एक लाइन ये फरमाइएगा कि करनी आपने जो बातें की हैं इसमें एक तो गवर्नेंस का इशू है बलूचिस्तान में, और फिर ये इतराज़ किया जाता है कि वहाँ नुमाइंदा हुकूमत नहीं बनती, और पिछले 20 साल से ये जो चल रहा है दहशतगर्दी और उसके ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है, इसमें वाज़ेह कामयाबी क्यों नहीं हो पा रही, जबकि सारा कुछ तो है जो वहाँ पे हुकूमत करें, उनके इख्तियार में है, उनके पास है जो भी निज़ाम वहाँ पे चल रहा है। फिर भी ना गवर्नेंस इम्प्रूव हुई है पिछले 20 साल में, ना ही अगर तमाम सरदार, तमाम सियासी जमातें बारी बारी वहाँ हुकूमत का हिस्सा बन चुकी हैं, जो भी निज़ाम वहाँ पे उसका हिस्सा बन चुकी हैं, फिर भी बेहतरी क्यों नहीं आ रही, फिर भी रुक क्यों नहीं रहा, इसकी क्या वजह है? अफसर साहब, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन जो है ना आज पूछा है, और यही वो सवाल है कि अगर इसको एड्रेस किया जाए तो शायद वफाक को भी बात समझ आ जाए और पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान के अवाम को भी बात समझ आ जाए। जी देखिए, आपने कहा जी 20 साल से जो है ना वो गवर्नेंस वहाँ पे ठीक नहीं हो रही है और मुंतखब, इसका मसला, सबसे बड़ा मसला यही है कि स्टेट कन्फ्यूज़ है। स्टेट जो है ना वो, आप कहते हैं जी वहाँ पर मुंतखब लोग नहीं आते। इस वक्त जो 51 का हाउस है, 51 में मेरे ख्याल में कोई शायद 10 या 11 जो है वो नए जो है वो कोई, मैं कह सकता हूँ न्यू फेसेस हैं वो, लेकिन उनका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से, पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल ग्रूमिंग से उनका ताल्लुक है, एक ग्रुप से उनका ताल्लुक है। उसके अलावा जो 45 या 40 जितने भी वहाँ पे लोग हैं
या नुमाइंदे हैं, वो तो यही लोग हैं कि या तो वो खुद कोई 5th टाइमर है, कोई 4th टाइमर है, कोई 6th टाइमर है, या वो किसी फॉर्मर MPA का जो है ना या नुमाइंदे के वो उनका कोई ताल्लुक है उनसे, उनकी कोई रिश्तेदारी है, वो उनकी औलाद है, उनके चाचा है, मामू है, भतीजे हैं, कुछ तो उनका ताल्लुक है। तो ये कहना कि जी यहाँ पे गैर नुमाइंदे, मतलब ये आगे जैसे आपने सवाल पूछा, ये भी हमारे जो है वो विफाक में, या मैं कहूँगा बिलखसूस जो है वो हमारे इस्लामाबाद और लाहौर में ये इस तरह की कन्फ्यूजन फैलाई गई है कि जी नुमाइंदा कौन है। अब नुमाइंदा फॉर एग्जांपल अख्तर मेंगल साहब, अब अख्तर मेंगल साहब वहाँ पर नहीं है तो क्या वो जब वो इलेक्ट होकर उनकी और उनकी पार्टी आती है तो तब सब भूल जाते हैं? क्या सब हालात बेहतर हुए थे? वो CM भी बने, पिछले 4 साल में उनकी वो एक जो है ना सबसे बड़े अपोजिशन भी थे वहाँ पे, वो एक फ्रेंडली अपोजिशन ही थी उनकी बेसिकली। लेकिन जब डॉक्टर मालिक CM थे तो हालात बेहतर हुए थे। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, जब डॉक्टर मालिक CM थे तो हालात क्यों बेहतर हुए थे? क्योंकि डॉक्टर मालिक जो है ना वो एज ए गवर्नमेंट उनका एक इंस्टेंस था और ये था कि टेररिज्म का खात्मा। उन्होंने एक भरपूर किस्म की जो है ना बलूचिस्तान में, आपको पता है 2008 से लेकर 2018 तक वहाँ पर ऑपरेशंस हुए, वहाँ पर जो टेररिस्ट की ग्रुप्स थे, टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको जो है ना वो नेस्त नाबूद किया गया और वो उनको इतना ऑपरेस कर दिया कि वो भाग के चले गए वहाँ से, वो बॉर्डर से पार चले गए, कुछ ईरान में जाके बस गए, कुछ अफगानिस्तान में चले गए। लेकिन उसके बाद स्टेट की पॉलिसी जो है ना वो एकदम नरम हो गई, स्टेट ने जो है ना वो वहाँ पे इनकी तरफ जो है ना अपना ध्यान ही नहीं दिया और इवेंचुअली फिर ये सब दोबारा से अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके ये सारे ग्रुप वापस आपकी तरफ आना शुरू हो गए और ऐसे तक आ गए कि अब वो आपके शहरों में आके आपको जो है ना आबाद भी हो गए और शहरों में आके आपके कार्रवाइयां कर रहे हैं, आपके जो है ना बेगुनाह खवातीन बच्चों को जो है ना वो। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अहम आपने तवज्जो दिलाई कि स्टेट की पॉलिसी नरम होगी। 2018 में स्टेट कौन सी थी? वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारा आज के हॉट इशू का। सुहेल आफरीदी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात कल हो रही है इस्लामाबाद में और ये इसके फ़ौरन बाद हो रही है जब आज जमरूद में एक जिरगा हुआ है और उस जिरगे में क्या बात हुई है, वहाँ के तिरा वैली का जो मामला चल रहा है मुसलसल और इसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है जिसमें सूबाई हुकूमत के कुछ अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वहाँ के लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने दावत दी है मेंबर जिरगा आज जो जमरूद में हुआ है उसके हाजी अब्दुल मनान मंदोखेल साहब, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या सूरत हाल है, असल वजूहात क्या हैं। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाई साहब ये फरमाइएगा कि जो आज जिरगा हुआ है उसमें क्या तय हुआ है? कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात के हवाले से आपसे कोई बात आज हुई है उस जिरगे में जो जमरूद में हुआ है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो वज़ीर आला साहब जब स्टेज पे चढ़े तो उन्होंने सबसे पहले अमन का झंडा लहराया सफेद। अच्छा। और पूरी जितनी भी स्टेडियम थी कचाकच भरी हुई थी, आप लोगों ने वीडियो पे देखा होगा, उसमें भी सफेद झंडे थे, कोई पीटीआई का झंडा नहीं था। ठीक है। जितनी भी आवाम थे वो पीटीआई के हो या दूसरे पार्टियों के या आजाद हो, वो सारे इकट्ठे होकर एक ही नारा उनका था, अमन। तो उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी आज और कल हुई है उसकी जो है ना उसने कहा कि इस पे हम गमज़दा है, खफा है और हम बिल्कुल जो है ना बलूचिस्तान के आवाम के साथ हैं। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मेरी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ कल जो है ना इंशाअल्लाह ताला मुलाकात है, तो मैं अपने आवाम का सारा मुकदमा उधर ही लड़ूंगा और मुलाकात के लिए मैंने जो है ना हाँ कर दी है। अच्छा, मुझे दो चीज़ें आपसे मुख्तसरन पूछनी है। एक तो आपने अमन की बात की है, बड़ी अच्छी बात है, अमन तो आना चाहिए और सारी कौम की ये ख्वाहिश है कि वहाँ भी अमन आए, वहाँ भी खुशी खुशहाली आए। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं वो लोगों को मारते हैं, वहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, भत्ते लेते हैं, गैर कानूनी जराइम करते हैं कि नहीं करते, या वो पुरअमन लोग हैं? और अगर वो पुरअमन नहीं है और वो जंग करते हैं तो उसमें अमन का लाने का तरीका क्या है, ये बताएं। अब सर आलम साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2017 में हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कि तिरा जो है ना नो गो एरिया नहीं रहा, मुकम्मल आजाद हुआ है,
उसके बाद हमारा एक तो मैदान की राह है, एक हमारा कुकीखेल जो जमरोज सब डिवीजन के साथ आता है, उसमें 30% लोग अभी भी अपने गांव छोड़कर इधर ही बस रहे हैं और उधर नहीं छोड़ रहे हैं हमें। हालांकि हमने 76 दिन इधर धरना भी दिया था, रोड ब्लॉक करके अफगानिस्तान वाला। तो उसमें सर जी बात यह है, अगर हम हकीकत की तरफ देखें तो उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन में 35,000 और फी घर जो है ना 1 कोटी का 4 लाख उन्होंने सर्वे करके चेक भी दिए हैं। ठीक है। उसके बावजूद जो महकमे उन्होंने भेजे थे तो उसमें जो लोग शामिल थे सरकारी, तो वो रिश्वत भी वो इस तरह लेते थे। हमारे तिरा में सर जी इस तरह है कि उधर 4 दीवारियां नहीं होती थी, पहाड़ हैं, तो पहाड़ों में एक कमरा जो है ना एक भाई का है, दूसरा कमरा दूसरा छत दूसरे भाई का है और तीसरा जो है ना तीसरे का, तो वो एक कमरा लेते थे क्योंकि वो तो गिर चुके थे 12-13 साल। ठीक, लेकिन मेरा सवाल यह था कि अमन कैसे आएगा जब वो बंदूक उठा के हमला कर रहे हो आप पे और आप झंडा उठाएंगे अमन का, तो कैसे आए? मैं तो वो तरीका पूछना चाह रहा हूँ कि उनसे लड़ा जाए। अगर कोई बंदूक उठा के हमारे घर में आ जाए तो उससे लड़ेंगे या उससे अमन करेंगे, क्या करेंगे? और जब वो अमन पे ना माने, वो बंदूक अपनी नीचे ना रखे, फिर क्या करें? देखो सर जी, सब कहकार मर्जर से पहले हमारे इलाकों में था, जो हमारी आना जाना था उसी रफ्तार से हमें छोड़ दे, तो हुकूमत तो उसको तो नहीं मान रहे हैं ना। तो जिरगे जब हुए आपके इंतजामिया के साथ, उसमें क्या तय हुआ था? उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे ना कि या तो ये हथियार डाल दें, ये जो दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं, या आप लोग ये यहाँ से चले जाएं, या आप लोग खुद इनसे मुकाबला कर लें, या फिर आप लोग यहाँ से साइड पे हो जाएं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस इनके साथ मुकाबला करेंगी। ये ऑप्शन थे, तो उसमें क्या इत्तेफाक किस बात पे हुआ था? देखो सर जी, हम सौरकुनी जरगा गए थे, उनके साथ हमने मुज़ाकरात किए। 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि आप लोग यहाँ से हमारे इलाके से निकल जाए, अगर वो नहीं निकलते तो फिर अवाम को बोलो जो उधर रहते हैं कि आप लोग उधर से निकल आए इधर। ठीक है, तो फिर क्या फैसला क्या हुआ? फैसला कुछ भी नहीं हुआ। वो उधर से डिमांड दे रहे थे, ये इधर से डिमांड दे रहे थे। तो हमने मिन्नत समाजत करके और उनको भी सवाल किया, उनसे भी रिक्वेस्ट की, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की। उनको हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं, हमारी जो है ना बहन और ख्वातीन जो है ना वो बेहया हो जाती है, मसले खड़े होते हैं ऑपरेशन से, तो आप लोग निकल जाए। तो हमें डिमांड देते थे, ये इधर से अपने डिमांड मांग रहे थे। तो वो अगर में लोगों को तकलीफ थी, तो अगर वो आपकी माँ बहनों का वास्ता देने पे भी नहीं मानते, तो फिर आप नहीं समझते कि वो गलत कर रहे हैं? उनकी डिमांड थे, जिस तरह हम पहले से इधर चहलकदमी जो कर रहे थे और जो हमारे अपने जो है ना वो कैंप वगैरह थे, उसी तरह रहने थे जिस तरह मर्डर से पहले, मर्जर से पहले जो है ना फाटा में थे। तो ये तो फिर रियासत को चैलेंज करने वाली बात हुई ना। तो इस पे कौन रियासत मान सकती है? जब आप हिस्सा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का, तो वही कानून होगा जो खैबर पख्तूनख्वा बाकी में है, अलग से कैसे हो सकता है? देखो सर जी, ये लोग तो चले गए थे ना, इनको तो दोबारा बात कराया गया। वो ठीक है, अब वो गलत हुआ, अब आगे अब क्या हाल है इस वक्त जब वो अमन पे नहीं मान रहे? देखो, हम जितने भी इधर जो कबाइल लोग हैं या पठान लोग हैं, ये हम मोहब्बत वतन है। खुदा की कसम, मैं हर बंदे को कहता हूँ जो यूनिफॉर्म में होता है उस यूनिफॉर्म वाले से हमारे लोग ज्यादा मुहब्बत वतन है। बगैर तनख्वाह के इस मुल्क और स्टेट के लिए हमारे मसलन ने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और ये कितनी बड़ी कुर्बानियां है कि लोग हिजरत करके उधर से आ रहे हैं, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। बिल्कुल सही, बहुत बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो ना, सबसे देखो, एक पठान पूरी जिंदगी जो है ना कमा कर बाहर जाकर सफर करके एक घर बनाता है और एक हुजरा या बेटक बनाता है, सारे जमा पूंजी उस पर खर्च करता है, वो हमारे सारे वीरान हो गए। ठीक है, ठीक है। तो इसका तो देखो, ये सबसे बड़ी कुर्बानी यही है ना। ठीक है, चले हाजी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। देखते क्या निकलता है मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान जो हो रही है। वक्त है हमारे एक टेल एंडर का, और ये टेल एंडर है आज लाहौर मैन होल हादसा जो हुआ है, उसमें पंजाब हुकूमत ने कुछ एक्शन लिया है कुछ लोगों के खिलाफ, लेकिन क्या ये हल है, ये मुस्तकिल हल है या नहीं है, और पंजाब हुकूमत को इस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके पास मौका भी है। देखिए ये रील जो बनाई है मैमूना सत्तार ने, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इसको देखे और कोशिश करे कि इसमें जो पैगाम है उसको समझा जाए। मैं हिरासत में हो गया और उसके बाद मुझे पुलिस वाले लेकर चले गए।
तो पहले तो तशद्दुद करके मनवा रहे थे। ये कहना है उस खातून के शौहर का जिसका लाहौर में मैनहोल में गिरकर इंतकाल हुआ। अब सोचें, एक ख़ानदान जो पहले ही इतनी अजियत से गुजरा हो, उसके साथ पुलिस, द वेरी इंस्टीट्यूशन दैट्स कोर जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल, जब आप इंसाफ लेने जाएं तो उल्टा आपको ही टॉर्चर करना शुरू कर दे। एसपी बिलाल साहब थे, SHO साहब थे जहानाबाद, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। जो बेल्ट होता है उससे, डंडे से और हाथों से, और वो भी इसलिए ताकि आपसे एक ऐसे जुर्म का इकरार करा सके जो आपने किया ही नहीं है। वो मनवा रहे थे कि आप मान जाएं। मैं उनको कह रहा था कि मैं जो सच था मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वाकये पर सख्त एक्शन लेते हुए मैडम चीफ मिनिस्टर ने कुछ अफसरान को मुअत्तल तो किया है, मगर मामले की संगीनी ये है कि पुलिस की बेहिसी एक बार फिर आया हुई है। किसी एक SHO, SP या पुलिस ऑफिसर को सजा देने से मामला हल नहीं होगा, बिकॉज इट्स डीप रूटेड। इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर बार बार कह चुकी हैं और कमिटेड नजर आती हैं। पंजाब पुलिस पर एक अरसे से करप्शन, स्ट्रक्चरल मसाइल और अब्यूज ऑफ पावर के इल्जामात लगते आए हैं। इसलिए इस वाक़े को एक टेस्ट केस बनाकर मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ एग्जाम्पलरी कार्रवाई करने के साथ साथ पूरे डिपार्टमेंट में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस्लाहात करें, बिकॉज एज दिस से फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द हेड। IG पंजाब से शुरू करें। पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है और पंजाब पुलिस तो बदनाम इतनी है कि फिल्में बनती हैं इस पे, और फिल्मों में पंजाब पुलिस इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल होती है। जिस तरह का वो तशद्दुद करती है, जुल्म करती है लोगों पे कि ये डेड बॉडी से अतराफ़ जुर्म करवा सकते हैं। ये तो फिर जिंदा इंसान था और जिसके साथ इतना तशद्दुद किया, तो ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए कि आप काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ही अहम काम है, बड़ा ही ज़रूरी काम है जो इस रील में सजेस्ट किया गया है कि पुलिस रिफॉर्म्स करें, इनका कल्चर बदलें। ये पुलिस एक मुहाफिज अवाम दोस्त इसको बनाएं, पंजाब पुलिस को। ये बहुत बड़ी खिदमत होगी और बहुत करोड़ों अवाम की आप दुआएं लेंगी। तो वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और हमारा आज का एडिटोरियल है कि पाकिस्तान कैसा हो। आपने आज हमारा प्रोग्राम देखा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दहशतगर्दी हो रही है, जंग हो रही है और आधा पाकिस्तान उसका शिकार है, लेकिन आधा पाकिस्तान कैसा है और कैसा होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं अजय पाल सिंह बंगा, वो पाकिस्तान आए हैं। बहुत अच्छा लगा, उनका सिख मज़हब से ताल्लुक़ है और वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं और आज उन्होंने गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में हाज़िरी दी, वहाँ पे गए हैं। इसके बाद वो खुशाब भी जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप रहते थे, उनकी ख़ानदान रहता था और यहाँ से हिजरत करके गए, 1947 में इंडिया चले गए। तो ये एक हंसता खेलता और खुला डुला पाकिस्तान है, पंजाब है जो आपको नज़र आ रहा है। साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बसंत आ रही है अगले हफ्ते, और ये बसंत 20 साल के गैप के बाद आ रही है। जेन जी की ये पहली बसंत है, लेकिन इस पे सवाल ये पैदा होता है कि बाकी शहर महरूम क्यों हैं। और क्योंकि हमें फैसलाबाद से अजहर फयाज ने एक मैसेज किया है और साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, जिसकी आपको कॉपी हम दिखा रहे हैं, ये अजहर फयाज की तरफ से है। और उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ लाहौर में क्यों बसंत हो रही, बड़ी अच्छी बात है लाहौर में हो रही है, लेकिन फैसलाबाद में भी करवाई जाए। इसी तरह में रावलपिंडी से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि रावलपिंडी में भी इजाज़त दी जाए। तो लोगों के अंदर, नई नस्ल के अंदर ये जोशो खरोश है कि वो इस त्यौहार को मनाना चाह रहे हैं। जो बसंत, नाम ही बसंत इसका था कि ये फूलों के खिलने का मौसम है, बहार की आमद आई बसंत पाला उड़ंत, मतलब सर्दी को उड़ाती थी, बसंत की जो आमद थी वो इसका निशान था। और इस खित्ते में ज़ाहिर फसलें, पीले फूल उनके हो जाते थे, गंदम की फसल थोड़ी बहुत निकलना शुरू हो जाती थी। तो एक बड़ा ही अच्छा मौसम, अच्छा माहौल है जिसको ये तारीखी तौर पे यहाँ पे बसंत मनाई जाती थी। और पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा था, एक पूरा ये बिजनेस था, मल्टी मिलियन डॉलर्स का बिजनेस था। और इसमें ऐसा इवेंट था जिसमें फैमिलीज आती थी, पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करके लाहौर आते थे बसंत मनाने के लिए। इसके साथ पूरी एक इकोनॉमी थी जिसमें बसंत की पतंगे बनाने वाले, डोर बनाने वाले, खाना पकाने वाले और होटल्स वालों का बिजनेस बहुत चमकता था। लेकिन इसके बाद फिर पाबंदियां लगना शुरू हुई, इसलिए कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे वो धाती डोर इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से 2005 में 22 लोगों की डेथ हुई, जिसके बाद इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब जो नई शराइत के साथ बसंत का आगाज किया जा रहा है, इस पर उम्मीद है कि लोग
इन कवानीन की पासदारी करेंगे, इन पे अमल करेंगे ताकि किसी की जान को नुकसान ना हो उस बसंत के त्यौहार से जो खुशी का बहार के मौसम का आगाज़ है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।